हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन एस ब्लॉक को और ये खत्म कर देंगे। इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को करने वाले खत्म। इसके बाद में कल से केमिस्ट्री के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो बातें पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, वही बातें कुछ रिपीट होने वाली हैं और बस कंपाउंड्स अपन को पढ़ने हैं, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना। रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर अपन ने कहाँ पढ़ी थी? फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस वही बातें हैं, थोड़ी सी इनकी चेंजेस आएंगी, देख लेते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं? जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये पानी के साथ में धीरे धीरे जो है वो रिएक्ट करते हैं, स्लोली जो है रिएक्ट करेंगे पानी के साथ में। और क्या बनाएंगे? वही हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, बस वही बातें हो रही हैं जो वहां पर अपन ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर करी थी, वही बातें। जैसे या मेटल कोई सा भी रख दो, कौन सा? एल्कलाइन अर्थ मेटल कोई सा भी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई सा भी रख दो एम की जगह। और उसको पानी लिया आपने, पानी में कोई सा मेटल डाल दिया। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रुप वाले मेटल्स की बात कर रहा हूँ। कोई सा भी आपने पानी में डाल दिया, पानी में जैसे डालोगे क्या बन जाएगा? ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर आपने बेरिलियम डाला तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर आपने कैल्शियम डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। बीई जो है ना, वो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, देखो एल्कली मेटल्स जो थे फर्स्ट ग्रुप वाले जो थे, वो तो बहुत ही पागल हो जाते थे पानी को देख के, पानी के साथ में रिएक्शन जो है वो फास्ट करते थे। लेकिन वही बात करें अपन सेकंड ग्रुप वालों की, तो सेकंड ग्रुप वाले जो है वो रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे करते हैं। तो उनमें से बीई जो है ना, बेरिलियम जो है, वो रिएक्शन नहीं करता यार पानी के साथ में। वही बात करें अपन मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में, पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन कर जाएगा मैग्नीशियम। लेकिन बेरिलियम तो करता ही नहीं, पानी को गर्म करो चाहे कुछ भी करो, बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा। वही बात करें मैग्नीशियम की, थोड़ा पानी को गर्म करके दोगे मैग्नीशियम को, कर देगा रिएक्शन। वही बात करें फिर बाकी के जो बच गए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर देंगे। इनकी रिएक्टिविटी बढ़िया है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, सेकंड ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन अपन पानी के साथ में करवाते हैं। पानी लिया आपने, एल्कलाइन अर्थ मेटल डाला, तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर आपने कैल्शियम डाला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल के आएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं एक एक की। बेरिलियम जो है वो रिएक्शन नहीं देता है पानी के साथ में। फिर बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, नॉर्मल पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। वही बात करें अपन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। बात करते हैं रिएक्टिविटी की, बात करते हैं ना, तो रिएक्टिविटी आपको पता चल रही है यार कि जो बेरिलियम है वो रिएक्ट ही नहीं करता, मैग्नीशियम वो गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करता है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो गर्म पानी, ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम जो है वो रिएक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। मतलब बेरिलियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता, और वही बात करें अपन बेरियम की तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, बेरिलियम की सबसे कम, और आपका जो बेरियम है, बेरिलियम की सबसे कम, बेरियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। किसके लिए? पानी के प्रति। ठीक है। फ्रॉम एक मिनट, ये मैंने आपको बताया कि क्या बनती है इसमें, मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। मतलब आपकी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जब वो पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये क्या है, एम की जगह पर क्या रख दिया? बेरिलियम रख दिया, तो क्या बन गया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे, BeOH27 क्या जाएंगे? BaOH ट्वाइस तक जाएंगे। तो क्या होगी? बेसिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ये बात आपको पता है, बेसिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी जो इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो, ये आपको ऑर्डर मैंने आपको कहां बताया था? फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी बताया था ये चीज, है ना, कि बीई अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सोलिबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी इज मोर। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, कम होती है, और आपकी लेटिस एनर्जी भी कम होती है। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो, लेकिन लेटिस एनर्जी जो वो ज्यादा डिक्रीज होती है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो सोलिबिलिटी है इनकी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम क्या है, इसकी सोलिबिलिटी बढ़ती है, और बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या है, इंक्रीज होते हैं। ठीक है यार, वो जानवर आने लग गए बारिश के अंदर जो आते हैं, राइट। चलो हैलाइड्स की बात करते हैं। फिर किसकी बात करेंगे? हैलाइड्स की बात करते हैं ना। हैलाइड्स क्या है? वही हेलोजन से मिल जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का जो लेक्चर देखे आपने, तो आपको पता है हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, आपका मेटल ले लिया आपने, प्लस आपका
हेलोजन ले लिया आपने और क्या बन जाएगा, MX2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MX2। X यहाँ पर क्या है आपका हेलोजन है और M क्या है यहाँ पर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप वाला मेटल है। रख दो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। तो हैलाइड कैसे बनते हैं आपको पता है, MX2 टाइप की हैलाइड बनती है। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म X, मतलब हेलोजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, MX2 बनाते हैं। ठीक है, अब आयोनिक नेचर जो है MX2 का वो इंक्रीज होता है BeCl2 से। जब आप BaCl2 जाओगे तो क्या होगा, आयोनिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब BeCl2, बेरिलियम के बाद MgCl2, बाद में CaCl2। ठीक है, उसके नीचे और जाओगे तो आपको मिल जाएगा SrCl2, उसके नीचे जाओगे तो BaCl2, मतलब ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाओगे। अगर अपन BeCl2 तक जाएंगे तो क्या होगा, आयनिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब BeCl2 वो कम आयनिक होता है, BaCl2 वो ज़्यादा आयनिक होता है। ये BeCl2 और MgCl2 वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। हो गया काम, BeCl2 और MgCl2 किसके हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं, मतलब ये आयनिक नहीं है। इसके नीचे जो आएंगे वो क्या है, आयोनिक है। तो मतलब टॉप टू बॉटम क्या है, आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, ये सोल्युबिलिटी होगी वाटर के अंदर। ये देख लो भाई, सोल्युबिलिटी ऐसी होती है। हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी की बात करो, ओहो ओहो ओहो, ज़्यादा जानवर आने लग गए भाई। BeCl2, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। ठीक है, MgCl2 उससे कम, और सबसे कम कौन होगा, BaCl2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आपको हैलाइड्स क्या है भाई, हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ में करवा देंगे अपन, एल्काइन अर्थ मेटल। जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल है, कौन है सेकंड ग्रुप वाले मेटल कौन है, बेटा मंगीकार स्कूटर पापरोई। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये आपको चलो। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या बनाते हैं, MX2 टाइप की बनाती है, मतलब M क्या हो जाएगा यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा आपका, और X2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप BeCl2 से आप BaCl2 जाओगे, मतलब ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगी, आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, BeCl2 और MgCl2 क्या है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, मतलब कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सोल्युबिलिटी की बात हो इनकी अगर सोल्युबिलिटी की बात हो, पानी के अंदर ये सोल्यूबल कैसे होते हैं, तो BeCl2 जो है वो बढ़िया से सोल्यूबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी उसी की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, BaCl2 की सबसे कम सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। BeCl2 जो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो जी, दिखाते हैं अभी आपको। ये आपका Be है, बेरिलियम। ठीक है, इसके पास में कितने, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल हैं। ये एक और Be है, इसके पास में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये एक और Be है, इसके पास में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, Cl है, इसके पास में क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसने एक बॉन्ड बना लिया, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जो कि इसको दे देता है। ठीक है, और ये इधर एक और बॉन्ड बना लेगा Cl के साथ में, इधर ये इसके साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, इधर बात करें एक और Cl2, इधर ये और बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, इसके साथ में इसने क्या बनाया, बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, और इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये BeCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल अगर टेम्परेचर है तो ऐसा स्ट्रक्चर BeCl2 होता है। कैसा होता है, पॉलीमर बनाता है। देखो यहाँ पर Be जुड़ रहा है, BeCl2 से Be बहुत सारे जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे चेन, लंबी सारी चेन बनाई हुई होगी, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर। ठीक है, अब इसमें काम की बात क्या है यार, इस स्ट्रक्चर में काम की बात क्या है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, वो अपने लिए मेन है। तो Be जो है ना, Be जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है आपको। तो Be की जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कोई लोन पेयर है नहीं, बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल है, कैसा है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, आपको हाइब्रिडेशन पता लगी, और टेट्राहेड्रल है, बस इतना आपको याद रखना है। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें पता लग गई। अभी क्या होगा, दिक्कत कहाँ आएगी कि अगर मैं इसको हीट टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज टेम्परेचर, नीचे लिखते हैं इसको, नीचे लिखा जाता है इंक्रीज, अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं, टेम्परेचर, तब क्या होगा, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, तो देखो भाई, वही BeCl2 जो पॉलीमर था वो क्या बन जाएगा, अब डाइमर बन जाएगा। BeCl2 जो है वो कब क्या बन जाएगा, अब डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब है, देखो पॉलीमर का मतलब है कि पॉली मतलब बहुत सारे BeCl2 है वो जुड़े रहेंगे, लेकिन डाइमर के अंदर क्या होगा,
दो ही BeCl2 आपस में जुड़े होंगे। पॉलीमर का मतलब क्या है, एक BeCl2 एक BeCl2 एक BeCl2 एक BeCl2, ऐसे बहुत सारे BeCl2 जुड़े होंगे, वो क्या है, पॉलीमर है। वही बात करूं डाइमर क्या होगा, एक BeCl2 और दूसरा BeCl2, बस दो ही जुड़े होंगे, वो डाइमर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका BeCl है, इधर एक और BeCl है, और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके साथ में ऐसे इनका बॉन्ड बना रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, क्या है, sp2, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी, और आपका इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, तो आपको बस ये बातें पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये पॉलीमर से डाइमर पर आ गया। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं कितना, 1200 केल्विन से ऊपर अगर मैं टेम्परेचर ले जाऊं, ठीक है, टेम्परेचर में कितना ले जाऊं, अबाउट 1200 केल्विन, अबाउट 1200 केल्विन अगर मैं टेम्परेचर ले जाऊं, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, तब ये मोनोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोनोमर भी बन जाएगा। मोनोमर का मतलब क्या है कि BeCl2 जो है वो अकेला रह जाएगा, BeCl2 जो है वो अकेला रह जाएगा, और ये 180 डिग्री का एंगल रहेगा, और sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, लीनियर बनता है भाई। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। फिर बात करेंगे कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स क्या होते हैं भाई, वही MCO3। ठीक है, ये क्या है, MCO3। M की जगह क्या भर देंगे अपन, कोई अपना एल्काइल अर्थ मेटल, मतलब मैंने बेरिलियम भर दिया तो BeCO3 हो जाएगा, और अपन ने अगर कैल्शियम भर दिया तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बेरिलियम कार्बोनेट बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। बस कार्बोनेट क्या होता है, MCO3 होता है। क्या होता है, MCO3 टाइप का कार्बोनेट बनाते हैं ये। तो एल्कालाइन, ऑल एल्कालाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म MCO3 टाइप का कार्बोनेट बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ चुके हैं ये सारी बातें तो पहले ना। एक्सेप्ट BeCO3। देखो आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जब अपन पढ़ रहे थे तो लिथियम जो था ना वो थोड़ा सा अलग चल रहा था, लीक से हटकर चल रहा था, मतलब बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स थे उनसे वो हटकर काम कर रहा था। यहां पर कौन हटकर काम कर रहा है, आपका जो बेरिलियम है, वहां पर लिथियम जो है वो अपने ग्रुप वालों से अलग काम कर रहा था। यहाँ इस ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर कौन कर रहा है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप से अलग आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो देखो एक्सेप्ट BeCO3, BeCO3 को छोड़ दो, बेरिलियम कार्बोनेट को छोड़ दो, बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होंगे, हीट के लिए क्या है, स्टेबल है। मतलब BeCO3 को थोड़ी सी हीट दोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर, वो CO2 के अंदर टूट जाएगा। ये बातें मैं लिथियम के लिए बता चुका हूँ आपको, कहां पर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। आपने ध्यान से देखा तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। अब ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का देख लो भाई, और स्टेबिलिटी जो वो डिक्रीज कहां हो रही है, BaCO3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भैया सबसे कम किसकी होगी, BeCO3 की होगी, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल नहीं है हीट के लिए। बाकी सारे तो ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल, बाकी सारे कार्बोनेट्स तो स्टेबल है, सिर्फ जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो स्टेबल नहीं है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, BeCO3 की। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर उल्टा लिख रखा है, BaCO3 का मतलब बॉटम वाला पहले लिख रखा है। तो BaCO3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर आपका SrCO3 आ जाएगा, उसके बाद में आपका CaCO3 आ जाएगा, उसके बाद में MgCO3, उसके बाद में BeCO3। ये आपको ऑर्डर याद रख लेना है। अब बात करें सोल्युबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रुप की कार्बोनेट, सल्फेट और क्रोमेट। सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट, क्रोमेट और सल्फेट तीनों की सोल्युबिलिटी अपन एक हाल कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सबकी सेम ही है। देखो यहाँ पर BeCO3 ये सारे क्या हो गए, कार्बोनेट हो गए, ये सारे क्या सल्फेट है, और ये क्या है, क्रोमेट है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, ये भाई कार्बोनेट है, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, और आपका BaCO3, ये क्या हो गया आपका कार्बोनेट है। वही बात करें सल्फेट की तो BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrCSO4, BaSO4, ये क्या हो गया आपके सल्फेट हो गए। वहां बात करें अपन क्रोमेट्स की तो BeCrO4, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, क्रोमेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी सोल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा डिक्रीज होती है। अब मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों कम होती है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी जो है वो ज्यादा कम होती है। इस वजह से इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ऐसा बात बताई थी आपको हाइड्रोक्साइड की और इन सल्फेट की, इनकी सोल्युबिलिटी मैंने आपको, कार्बोनेट्स की सोल्युबिलिटी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ऐसी बताई थी। लेकिन यहां मैं क्या बता रहा हूं कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं
तो हाइड्रेशन एनर्जी जो वो लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा कम होती है, वहां पर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा कम हो रही थी हाइड्रेशन एनर्जी से, लेकिन यहां पर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा कम होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ज्यादा कम होती है, इस वजह से सोलिबिलिटी जो है वो भी कम होती है। टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो क्रोमेट्स की, सल्फेट्स की और कार्बोनेट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर कम होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। चलो फिर बात करें नाइट्रेट्स की। ये इंग्लिश देखेंगे, डरना नहीं है कुछ भी। ये नाइट्रेट्स की बात करते हैं, सिंपल है, MnO3 टाइप की नाइट्रेट बनाते हैं। ये क्या लिखा गया? एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएगा। अरे यार मरवा दोगी भाई, मरवा दोगी। सेकेंड ग्रुप मेटल्स, टाइप की नाइट्रेट बनाते हैं। किस टाइप की बनाते हैं? MnO3 ट्वाइस टाइप की है ना, ये इस टाइप की भाई, ये इस टाइप की बनाते हैं। M की जगह पर कोई सा भी रख लेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम कोई सा भी रख लेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो बेरिलियम से अपन बेरियम की तरफ जाएंगे, बेरिलियम नाइट्रेट से बेरिलियम नाइट्रेट से अपन बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे ना। स्टेबिलिटी की बात हो रही है। नाइट्रेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि MnO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रेट बोलते हैं। अब इसके अंदर अपन कोई सा भर सकते हैं, अब बेरिलियम मैग्नीशियम कोई सा भी, लेकिन बेरिलियम नाइट्रेट से अपन बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाते हैं तो क्या होती है? स्टेबिलिटी जो वो इंक्रीज होती है। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन है? आपका बेरिलियम नाइट्रेट। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बेरियम नाइट्रेट है। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव ऑक्साइड्स एंड NO2। ठीक है, जब अपन क्या बोल रहा है कि जो नाइट्रेट्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो नाइट्रेट्स हैं, जब अपन उनको हीट करेंगे तो क्या देती हैं? ऑक्साइड्स देती हैं, NO2 देती हैं और ऑक्सीजन देती है, साथ में O2 देती हैं। तो यही बात लिख रखी है यहाँ पर, जो रिएक्शन में वही बातें लिख रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट है। इसको जब आप हीट करोगे, हीट कर दी तो क्या देगी? मेटल ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड दे देगी और साथ में NO2 और O2 देती है। चलो, ये जो है ना बेरिलियम नाइट्रेट जो है फॉर्म लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। ये बेरिलियम नाइट्रेट जो है वो अपने ऊपर क्या है? ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। इस वजह से रिएक्शन जो है वो रुक जाती है, पूरी तरह जो है ये पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाती। चलो फिर बात करें नाइट्राइड की। तो नाइट्राइड कौन देते हैं? मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर बताया था कि इनको हवा में रख दो भाई, ड्राई एयर के अंदर रख दो। हवा के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है उसके साथ में इलेक्ट्रिक क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रिक क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ही जो है ना वो क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना सेकंड ग्रुप के अंदर इतने सारे हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो इनमें से सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ही क्या है? नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रिक क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रिक क्या बनाते हैं? M3N2, ये क्या है? नाइट्राइड है, नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका बेरिलियम नाइट्राइड। ठीक है, इसका ये फिर H2O के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? इसमें से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और NH3 बन जाता है। इसका फिर ऐसे ही Mg3N2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। बेरिलियम नाइट्राइड को जब अपन पानी के, देखो वापस सुनो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि नाइट्राइड जो है ना वो सिर्फ कौन बनाता है? बेरिलियम और नाइट्रोजन ही बनाता है, बाकी सारे ऑक्साइड बनाते हैं, ये नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी, ऑक्साइड भी बनाते हैं, नाइट्राइड दोनों बनाते हैं ये, और बाकी सारे सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्राइड बनाते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या बात बोल रहा हूं मैं कि जो इनकी नाइट्राइड बनेगी ना, उनकी रिएक्शन जब अपन H2O के साथ में करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? इनकी हाइड्रोक्साइड बन जाएंगी और साथ में अपन को क्या देखने मिलेगा? अमोनिया देखने के लिए मिलेगा, अमोनिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी बेरिलियम की नाइट्राइड है। इसकी जब अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? H2O के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में अमोनिया मिल जाएगा। वही बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की जब अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? H2O के साथ में, तो क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी और साथ में अमोनिया मिल जाएगा। फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। तो जैसे अपन एल्कली मेटल्स के अंदर अपन ने बनाया था, कैशमीर के अंदर सेल के अंदर अपन ने बनाया था, वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा अमलगम। वही मैग्नीशियम के साथ में मिलकर अमलगम बनता है। चलो, सेम एज एल्कली मेटल्स। सल्फेट्स की बात कर ले तो कैसे टाइप का? MsO4 टाइप का सल्फेट बनाते हैं। M की जगह कोई सा भी अपना एल्कलाइन अर्थ मेटल रख लो, बेरिलियम, कैल्शियम कोई सा भी रख लो ना, तो वो आ जाएगा। आयोनिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम Be to Ba। ठीक है, बेरिलियम से बेरियम तक
बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर क्या होता है, आयोनिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब जो है BeSO4 जो है वो सबसे कम आयोनिक होता है और BaSO4 जो है वो सबसे ज्यादा आयोनिक होता है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रख लेना भाई आयोनिक रिएक्टर का। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी भी का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। BeSO4 जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है थर्मल के अंदर और BaSO4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इनकी सोलिबिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोलिबिलिटी कहाँ बताई मैंने सल्फेट्स की, ये देखो दिखाता हूँ अभी, ये मैंने सल्फेट्स की सोलिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। चलो फिर बात करें रिएक्शन विद एसिड्स, तो एसिड्स के साथ में रिएक्शन वही नॉर्मल रिएक्शन है कि बेस जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेगा। ये आपका मेटल है, कोई सा भी मेटल है आपका, कोई सा भी मतलब एल्कलाइन एर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का कोई सा भी मेटल है, इसकी अपन ने HCl के साथ में रिएक्शन करवाई और क्या बन जाएगा अपन को मेटल सोल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये बात, ये जो सेम रिएक्शन है अपन ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी करवाई थी ना, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है वो आपको पढ़ लेनी है। अब बात करें कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये जो सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं इनके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम। नाम आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड एक तो नाम याद रखना आपको, देखो CaO। ठीक है, कैल्शियम है और ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO आपको एक तो याद रखना है। इसका वो क्या बोलते हैं क्विक लाइम इसको कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना उसको थोड़ा सा हीट दे दो, उसको थोड़ी सी हीट दे दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, पता है आपको, भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए अपन। कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ी सी जब आप हीट दोगे ना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो CaO और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बाहर और CaO आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपको मिल जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड तो आपको चाहिए था, यही क्विक लाइम होता है, यही क्या होता है क्विक लाइम होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, जब आप उसको बाहर छोड़ दोगे वातावरण में छोड़ दोगे इसको, तो क्या होगा ये CO2 और H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो CaO है ना कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसको जब आप बाहर छोड़ दोगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये हवा के अंदर पानी की मात्रा भी है, नमी तो है ही, तो उस नमी को ये सोख लेता है ना, उसको क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है, H2 को अवशोषित कर लेगा और CO2 को अवशोषित कर लेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ये CO2 को अवशोषित करके क्या बना लेगा CaCO3 बना लेगा, क्योंकि अपन ने क्या देखो CaCO3 में से अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी थी बात, तो CaO बन गया। इसकी वजह से ये रिएक्शन जो उल्टी नहीं हो गई है, यहाँ पर देखो यही सेम रिएक्शन यहाँ पर नहीं आ रही क्या, इसको बस उल्टा कर दिया, वही रिएक्शन है ना। हाँ, तो जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम को जब आप हवा के अंदर छोड़ दोगे तो ये क्या बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वही बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल दोगे तो क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कोई दिक्कत है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ोगे तो क्या उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हवा भी है, उसके अंदर H2O भी है, तो क्या बना लेगा अगर ऑक्सीजन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है CaCO3 बना लेता है। वहीं बात करें अपन कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ में तो क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaO जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर की होती है भाई, बेसिक होती है, ठीक है, क्षारीय है, ठीक है, ऑक्साइड होती है। सो इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड। अब खुद बेसिक है तो एसिडिक वाली जो ऑक्साइड है उनके साथ में रिएक्शन कर ही लेगी। बेस को तो एसिड को तो बेस पसंद है ना, बेस को एसिड पसंद है, ठीक है, वही बेबी को बेस पसंद है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो SiO2 के साथ में, SiO2 क्या है यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और एसिड ये दोनों आपस में मिल लेंगी। ठीक है, और क्या बना लेंगे CaSiO3 बना लेंगी। ये अपन मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे, मेटलर्जी चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड ये P4O10 ये भी क्या है एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसके साथ में मिलकर CA3PO4 होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, चलो ये अपन ने बात कर ली किसकी क्विक लाइम की बात कर ली। इसमें काम की बात है क्या है, ये आपका ये प्रिपरेशन कैसे होती है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड CO2 का एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दोगे तो ये क्या है CO2 का एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2 एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये आपको बातें याद रखनी है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या बेसिक नेचर की होती है। अब बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, दूसरा कंपाउंड क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला देख लो CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। पहला क्या था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्या बोला था क्विक लाइम बोला था, क्या बोला था क्विक लाइम। और ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक, प्रिपरेशन कैसी होती है भाई, बनाते कैसे इसको, तो वही है अभी थोड़ी देर पहले बनाया, क्या बनाया ये देखो, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था अपने पास में। ठीक है, अगर उसको आप H2O के साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये लो, यही बनाना है H2O को, जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप
H2O डाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यही क्या होता है सिलेक्टेड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही तो होता है। चलो बना लिया आपने। अब प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या पानी के अंदर ढंग से नहीं घुलता, ठीक है, पानी के अंदर सही से नहीं घुलता। आप जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको पानी में घोलोगे तो ऐसा पूरी तरह घुलता नहीं, जैसे चीनी नमक घुल जाता है पानी के अंदर वैसा नहीं घुलता है। इसलिए क्या बोला स्पेरिंगली सोल्यूबल बोला, क्या बोला स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन नोन एज लाइम वाटर, ठीक है। एक मिनट, इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं लाइम वाटर। जो मैं आपको जो शब्द बोल रहा हूँ ध्यान में रखना कि जो लिख लेना, इसको ध्यान से लिखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं लाइम वाटर कहा जाता है, ठीक है। और इसके सस्पेंशन को सेलेक्ट लाइम जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके सस्पेंशन को क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। वापस बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। सेलेक्ट लाइम जो है या फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोनों एक ही चीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं लाइम वाटर बोलते हैं, और इसके सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलो CO2 पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। यही जो आपका लाइम वाटर किसको बोला अपन ने, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको पानी में घोल दिया तो क्या बन जाएगा लाइम वाटर बन जाएगा, बता चुका हूं अभी आपको। अब इस लाइम वाटर पर अगर अपन CO2 पास करेंगे, इस लाइम वाटर पर CO2 पास करने पर जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन है ये लाइम वाटर है, ठीक है। इस पर आपने CO2 डाला, CO2 डालोगे क्या बन जाएगा ये CaCO3 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, अगर आप इस CO2 थोड़ी डालोगे ना, थोड़ी डालोगे तो मिल्की हो जाएगा। अगर आप एक्सेस में डाल रहे हो CO2 बहुत सारी CO2 पास करा दी तो क्या हो जाएगा इसकी PPT जो है ना वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और क्या बना लेगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। वापस मैं बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना लेना यार, ठीक है। छोटा छोटा कर लो, पूरी बातें एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH फोल्ड ट्वाइस, ठीक है। स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको। बनता कैसे है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाल दो क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज पानी के अंदर पूरी तरह नहीं घुलता है, ठीक है। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसके सस्पेंशन को क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। इसका जो लाइम वाटर है पानी के अंदर घुला हुआ जो लाइम वाटर है उसके अंदर अगर आप CO2 को पास करवाओगे तो ये मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 को पास करवाओगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा CO2 पास करवाओगे तो ये मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर आप CO2 पास करवा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया, वापस बोल रहा हूं। अगर लाइम वाटर के अंदर आप थोड़ा सा CO2 डाल रहे हो, थोड़ी सी CO2 पास करवा रहे हो तो ये मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर आप एक्सेस में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर आप CO2 पास करवाते हो तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर, ये देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। चलो यूजेस की बात करें, तो व्हाइट वॉश जो दीवारों पर करते हैं व्हाइट वॉश उसके अंदर, ठीक है। व्हाइट वॉश मतलब दीवारों पर करते हैं ना यार, चूने को घोल के, चूना जानते हो ना, चूने को घोल के उसके बाद में उस पर करते हैं व्हाइट वॉश, वही तो है, ठीक है। ग्लास मेकिंग, ग्लास बनाने में। चलो फिर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जी। प्रिपरेशन की बात करें, अभी तो बना कर आए हैं यार, अभी थोड़ी देर पहले बनाया बनने कैल्शियम कार्बोनेट, कहां बनाया भैया अभी दिखाते हैं, देखो ये लो जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यही तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास में क्या बन गया था लाइम वाटर बन गया था, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास में था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने CO2 पास करवाया, क्या बन गया जी CaCO3 बन गया, वही तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जी। ये वैसे बनता है बाय पासिंग CO2 थ्रू CaOH फोल्ड ट्वाइस, ठीक है। ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्या डालोगे आप CO2 डालोगे तो क्या बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है भाई, CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है वही कैल्शियम ऑक्साइड, पहली जो मैंने रिएक्शन बताई ना अभी आपको वही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्या बन गया आपका क्विक लाइम भी बन गया और आपका CO2, ठीक है। CaCO3 को जब आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बन जाता है CaCl2 बन जाता है, ठीक है।
यूजर्स की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज में लेते हैं, और CaCO3 और MgCO3 को फ्लक्स के रूप में यूज में लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ये अपन मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो इन दोनों को फ्लक्स के रूप में यूज में लिया जाता है और बिल्डिंग मटेरियल में काम में लिया जाता है। चलो फिर बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट की, और इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम सुना सबने, जिप्सम वो नहीं मेरे बाल में थानेदार चला वे जिप्सम। देखो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम कहा जाता है। दिखता कैसा है ये जी, CaSO4.2H2O। CaSO4 तो है ही, साथ में .2H2O भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। प्रॉपर्टी की बात करो, आ जाओ। CaSO4.2H2O है, CaSO4.2H2O, ये क्या, जिप्सम है। इसके अंदर जब आप हीट दोगे उसको 393 केल्विन की, मैंने इसको थोड़ी सी आग दे दीजिए, जिप्सम था मेरे पास में, मैंने थोड़ी सी इसको हीट दी। हीट जैसे ही दी जिसमें कन्वर्ट हो गया, वो इसका जो H2O है ना वो उड़ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, CaSO4.H2O हो गया, ठीक है। ये रुको, मैसेज मत करो यार, एक बार मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट चली गई थी इसलिए, है ना। तो 2CaSO4.2H2O है, उसको मैं, ये क्या बना, जिप्सम है, ये क्या अपना जिप्सम है। इसके अंदर थोड़ी सी हीट दी अपन ने, बिल्कुल दे दी भैया, हीट दे दी। जब हीट दोगे तो पानी तो उड़ जाएगा यार, गर्मी दोगे तो पानी उड़ेगा ना, तो पानी उड़ा यहाँ पर, और क्या बन गया, ये एक H2 बच गया यहाँ पर। क्या, एक H2, दो H2 थे, एक H2 बच गया, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम को आप 393 केल्विन की जब आप टेम्परेचर देते हो तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको POP बोलते हैं शॉर्ट में, सबने सुना भी होगा POP, ठीक है। बोलते हैं ना घरों के अंदर छत ना दिखे ना, तो क्या है उसमें POP करवा लेते हैं अलग अलग डिजाइन से। और किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो जो प्लास्टर लगाते हैं वो क्या है, POP, तो प्लास्टर पेरिस ही तो है वो, ठीक है। जो सफेद सफेद लगाते हैं ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है। तो ये जिप्सम है, जिप्सम को आप 393 केल्विन के जो टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको और कैसे लिखा जाता है, CaSO4.12H2O, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, तो इससे भी इसको याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर देखो 393 केल्विन दूंगा मैं टेम्परेचर, तो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, POP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर मैं 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर अगर दे दूं, 393 केल्विन अगर टेम्परेचर दूंगा, तब तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैं 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो सारा का सारा जो H2 है वो तो उड़ जाएगा भाई, ठीक है। देखो अपन ने इतना टेम्परेचर दिया तो एक H2 उड़ा, अगर मैं वो इससे ज्यादा टेम्परेचर दूंगा सारा का सारा H2 उड़ जाएगा, और क्या बचेगा, CaSO4 बचेगा। इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर इसको कहा जाता है, CaSO4 को। चलो फिर बात करें एनोमलस बिहेवियर ऑफ BE। जैसे लिथियम की अपन ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर बात की, लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से अलग चलता है, तो ना असंगत व्यवहार दिखाता है, वैसे ये भी क्या है, असंगत व्यवहार दिखाता है। इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख दूं, असंगत व्यवहार दिखाता है ना। तो असंगत व्यवहार कैसे दिखाता है, जो अब इसके ग्रुप वाले जो जैसे काम करते हैं उससे ये उल्टा चलता है। कौन, बेरिलियम, ये तो आपने देखा भी है थोड़ी देर पहले, ये अपने ग्रुप वालों से उल्टा चलता है। तो देखो भाई, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। बेरिलियम जो है वो सबसे क्या है, हार्डेस्ट है ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, तो बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम जो है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी आयोनिक कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बनाता है। BE कांट इंक्रीज इट्स कोड, जो बेरिलियम है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। बेरिलियम जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मैंने आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दिया है, कहाँ दिमाग लगा रहा है, केमिकल जो बॉन्डिंग है उसके अंदर मैंने इसका आंसर दिया है कि जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी सेकंड ग्रुप बोल रहा हूँ, सेकंड पीरियड, कहाँ था दिमाग, सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं, माय बैड, मेरी गलती होगी, माफ कर देना मुझे। सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स है ना वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते यार, उनके अंदर क्या नहीं होती, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, है ना। तो BE कांट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 बिकॉज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। चलो डायगोनल रिलेशनशिप देखें किसकी, BE और AL की। जैसे अपन ने लिथियम Li की देखी थी, किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में देखी थी, वैसे ही इनकी भी है भाई। देखो ठीक है। अब ये देखो,
ये इनकी भाई डायगोनल रिलेशनशिप थी, ठीक है, ये इनके साथ में रिलेशन था। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है वो समान दिखाते हैं। वैसे ही अपन बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो BeCl2 और AlCl3 दोनों ही क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। बोथ फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पर, अपने सतह पर क्या बना लेते हैं, दोनों ही ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती हैं, हार्ड होती हैं दोनों ही, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किसकी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कैसे होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया अपना चैप्टर। ये नॉर्मल बातें थी, क्योंकि अपन ने फर्स्ट जो ग्रुप था उसके अंदर टाइम लगा के अपन ने अच्छे से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर अपने को ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ जहाँ दिक्कत थी वहाँ मैंने सब कुछ बता दिया। लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? अगर आपने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पहले फर्स्ट ग्रुप पढ़ लेना है। एस ब्लॉक का ही फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर है वो देख लेना है, उसके बाद में ये लेक्चर आपको मक्खन लगेगा। चलो, समझ में आया या नहीं आया जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।